तो आज हम लोग EMI में प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस मेनली जेईई मेंस लेवल और नीट लेवल के हैं और आपके पैकेज से उठाए गए हैं। जो मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है वो क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं। पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि देखिए ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है। ये पॉइंट P है और इसमें 5 एम्पीयर करंट इधर फ्लो कर रहा है, यहाँ आके डिस्ट्रीब्यूट हुआ कुछ। आपको बताना है VPQ मतलब वोल्टेज P और Q के बीच कब स्टेडी स्टेट, कब बताना है स्टेडी स्टेट। तो देखिए ये जो सर्किट है इसको हम लोग ट्रांजिएंट करंट सर्किट कहते हैं। जब कोई डायरेक्ट करंट किसी इंडक्टर और कैपेसिटर वाले सर्किट में फ्लो करे, जब कोई डायरेक्ट करंट इंडक्टर या कैपेसिटर वाले सर्किट में फ्लो करे या किसी इंडक्टर या कैपेसिटर के क्रॉस बैटरी लगा दे तो उसको ट्रांजिएंट सर्किट कहते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रांजिएंट सर्किट के कॉन्सेप्ट्स को लिख रहे हैं, इन फॉर्मूलों को याद रखना है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ट्रांजिएंट करंट एंड सर्किट। ट्रांजिएंट करंट एंड सर्किट, इसको बढ़िया समझिएगा। देखिए हमने डायरेक्ट करंट डिस्कस किया। डायरेक्ट करंट वह होता है जो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहे। डायरेक्ट करंट वह होता है जो मैग्नीट्यूड में, अल्टरनेटिंग करंट भी डिस्कस किए हैं, वह करंट जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वेरी करे, लेकिन वेरिएशन का इक्वेशन फिक्स है, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t, उससे अल्टरनेटिंग करंट होता है। ट्रांजिएंट करंट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में वेरी करता है, डायरेक्शन में वेरी नहीं करता, और इसका वेरिएशन जो होता है करंट का एक्सपोनेंशियली होता है। कैसा होता है? यहाँ पर दो इक्वेशन आपको मिलेगा, यहाँ पर दो इक्वेशन मिलेगा। पहले हम लोग थोड़ा सा दो फंक्शन जान लें। एक मिलेगा e का पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ एक कांस्टेंट है, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टाउ क्या है? कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इस टाउ को क्या बोलेंगे? टाइम कांस्टेंट। और ये स्मॉल टी क्या है? टाइम। स्मॉल टी क्या है? और ये E क्या है? इसको एक्सपोनेंशियल या आप यूलर्स नंबर कहते हैं। E को क्या बोलते हैं? यूलर्स नंबर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.7। ठीक है, तो इसे डरना नहीं है। 2. अगर E का पावर 1 आ जाए तो 2.7, E का पावर -1 आ जाए तो 1/2 मतलब 1/2.7। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन एक लिखा हुआ है। अब बताओ ये फंक्शन टाइम के साथ तो चेंज करेगा, जैसे जैसे टाइम का वैल्यू चेंज करेंगे ये फंक्शन भी क्या होगा? ये फंक्शन टाइम के साथ बढ़ेगा या घटेगा, ये बताना, सोच के देखना। जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ रहा है, लेकिन पावर निगेटिव में बढ़ रहा है। निगेटिव में पावर बढ़ने का मतलब क्या? 1/e का पावर लिखना होगा उसको, तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या होगा? तो e का पावर, ये वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये किसका एग्जांपल है? डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल। बोलो ठीक है। एक फंक्शन और आपको ये मिलेगा, 1 माइनस e का पावर माइनस टी बाई टाउ। ये बताओ कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? टाइम के साथ। तो टाइम के साथ ये टर्म छोटा होते जाएगा, छोटा माइनस होगा तो क्वांटिटी क्या होते जाएगा? किसी एक नंबर में से पहले कुछ माइनस हो रहा था, अब वो कम माइनस हो रहा है। मान लो 1000 था, उसमें से पहले 10 माइनस हो रहा था, अब 2 माइनस हो रहा है, तो नेट क्वांटिटी पहले से बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया ना। तो ये क्वांटिटी कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। और ट्रांजिएंट सर्किट में ये दोनों फंक्शन आपको मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना कि कब कोई चीज बढ़ेगा, कब कोई चीज, सॉरी, अगर कुछ चीज घटाना होगा तो ये फंक्शन लगा देंगे,
कोई चीज बढ़ाना होगा तो ये फंक्शन लगाना। ठीक, कोई दिक्कत? तो ट्रांजिएंट सर्किट में जो पहला सर्किट हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है आरसी सर्किट। पहला सर्किट क्या है? आरसी सर्किट अक्रॉस डीसी। आरसी सर्किट अक्रॉस डीसी। इसमें क्या होगा, एक रजिस्टर होगा, उसके साथ एक कैपेसिटर लगा होगा और उसको डीसी के क्रॉस लगाना है। उसमें दो केस होते हैं। पहला केस बोलते हैं चार्जिंग का केस। पहला केस किसको बोलते हैं? चार्जिंग का केस। चार्जिंग के केस में क्या होगा, हम लोग एक रजिस्टर लेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे जिसका वोल्टेज E है। क्या क्या लेंगे? रजिस्टर लेंगे, कैपेसिटर लेंगे और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। सुनिएगा मेरी बात, ये जो कैपेसिटर हमने लिया है ये इनिशियली अनचार्ज्ड कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर है? इनिशियली अनचार्ज्ड कैपेसिटर। इनिशियली अनचार्ज्ड कैपेसिटर का मतलब कि एट t इज इक्वल्स टू 0 चार्ज कितना कहेंगे? चार्ज कितना कहेंगे? मतलब जैसे ही सर्किट कनेक्ट किए हैं उस समय ये कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं। कभी कोई इसको लिखेगा, यहां स्विच लगा देगा और बोलेगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर, तो उस समय चार्ज किस कैपेसिटर पे क्या कहेंगे? इस समय ये जो कैपेसिटर होता है एक वायर के जैसा बिहेव करता है। किसके साथ बिहेव करता है? कोई चार्ज तो है नहीं इसमें, किसके साथ बिहेव करता है? अब आपके से ये बात याद रखना है कि t इज इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर किसके साथ बिहेव करता है? कैपेसिटर बिहेव्स एज वायर। ये कैपेसिटर किसके साथ बिहेव करता है? तो अगर ये कैपेसिटर वायर कैसा बिहेव करता है तो इस सर्किट को हम कैसा बना दें? t इज इक्वल्स टू 0 के लिए। ये सर्किट को हम लोग इस कंडीशन के लिए बना रहे हैं, t इज इक्वल्स टू 0 के लिए। कैसा बनाओगे? ये रजिस्टर तो रहा एज इट इज, बोलो इस कैपेसिटर की जगह क्या बन गया? ये रजिस्टर रहा एज इट इज, कैपेसिटर की जगह वायर बन गया और ये बैटरी रह गया E। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा? E बाय R। इसको I0 कह रहे हैं, मतलब अभी 0 टाइम पे इतना करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। तो आगे से कभी भी अगर RC सर्किट रहा और उसमें आपसे कुछ भी पूछे एट t इज इक्वल्स टू 0, तो आप t इज इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर को क्या बना देंगे? वायर बना देंगे। और वायर बना दिए तब तो ये डीसी सर्किट हो गया, एक बैटरी को रजिस्टर नहीं निकाल सकते। हम ये बहुत सिंपल केस लिए, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स सा केस भी दिया जा सकता है, वहां भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड। जैसे t इज इक्वल्स टू 0 कहे आप कैपेसिटर क्या बना दीजिए? सॉल्व कर दीजिए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? फिर आपसे कहेगा बहुत देर बाद, तो जैसे ही स्विच कनेक्ट करेंगे यहां से चार्जेस निकलेगा और ये कैपेसिटर क्या होते जाएगा? चार्ज होते जाएगा। चार्ज होते 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 एक समय ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा? फुल्ली चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या होगा? फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट, या उसको इनफाइनाइट टाइम या लॉन्ग टाइम, सब एक ही होता है। तो ये तो इनिशियल केस था, ये पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। दूसरा पॉइंट बोलेगा स्टेडी स्टेट। क्या कहेगा? स्टेडी स्टेट। इसी को बोलेगा लॉन्ग टाइम, जैसे क्या बोलेगा? या इसी को बोलेगा कि टाइम टेंडिंग टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब सही में इंफिनिटी बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा या छोटा रिलेटिव टर्म है। 10 रुपया बड़ा है कि ज्यादा है? कम है कि ज्यादा है? रेस्पेक्ट में बात करेंगे ना। कोई इंसान 10 करोड़ कर्ज में है, उसको 10 रुपया दे दो, सोचो उसके लिए बहुत बड़ा। बहुत गरीब इंसान को 10 रुपये भी बहुत बड़ा बात है, और अमीर इंसान के लिए वो 10 रुपया किसी काम का नहीं है। तो इन्फिनिटी और जीरो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ये जो इन्फिनिटी हम लिखे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम, 1-4-5 घंटा बाद, 5 मिनट भी इन्फिनाइट टाइम हो सकता है। तो ये टाइम इन्फिनिटी का मतलब कि यह वह टाइम है जो कि टाइम कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। यह वह टाइम है जो कि टाइम कांस्टेंट टाउ के रेस्पेक्ट में, जो लिखे थे ना टाउ, टाइम कांस्टेंट, उसके रेस्पेक्ट में बहुत। और आरसी सर्किट का, ये जो आरसी सर्किट है, इसका टाइम कांस्टेंट R × C होता है। इसका टाउ क्या होता है?
रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस का यूनिट करिएगा तो सेकंड ही आएगा, इसलिए इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां से एक सवाल आपका यूनिट एंड डायमेंशन का भी तैयार हो गया कि रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, टाइम होता है, इसे याद रखिए। तो हम लोग क्या डिस्कस किए, कि जो आरसी सर्किट है जब डीसी क्रॉस लगाएंगे तो t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर एक वायर के जैसा बिहेव करता है, और उस समय इस सर्किट में करंट ऐसे निकालेंगे। स्टेडी स्टेट का मतलब बहुत लंबा समय, और लंबा समय का मतलब वह समय जो टाइम कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में बहुत, और इस समय क्या होगा, कैपेसिटर विल बी फुल्ली चार्ज, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और अगर कोई कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इसका क्या मतलब कि अब वो कोई भी चार्ज लेने की स्थिति में नहीं है। अगर वो कोई चार्ज लेने की स्थिति में नहीं है, मतलब यहां से कोई चार्ज निकल नहीं सकता, और अगर यहां से कोई चार्ज नहीं निकल सकता तो चार्ज के फ्लो ही कोई करंट कहते हैं ना, मतलब अब कोई भी करंट इस सर्किट में नहीं फ्लो करेगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन वायर या स्विच, ओपन वायर यूज कर ले या स्विच यूज कर ले या सर्किट यूज कर ले, सबका एक ही मतलब है। क्या मतलब इसका, कि अगर इस सर्किट को हम लोग फिर से बनाएं, किस कंडीशन के लिए, सेकंड वाले कंडीशन के लिए, तो ऐसा बनाएंगे, ये रेजिस्टर और ये ओपन सर्किट का कैपेसिटर, ये ईएमएफ E, और यहां कैपेसिटर है, ऐसा मत समझिए कैपेसिटर नहीं है, इसका ए प्लेट है ये, और ये इसका, और ये फुल्ली चार्ज है, इस पे चार्ज है प्लस Q, और यहां क्या है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अभी कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो करेगा, मतलब इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस वाले ब्रांच में, और क्योंकि एक ही ब्रांच है तो यहां से भी करंट नहीं निकलेगा। लेकिन मान लो इधर एक रेजिस्टर लगा होता तो उसमें करंट फ्लो करता है, इस वाले में फ्लो नहीं करता, क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि वो ब्लॉक कर देगा डीसी को। जब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर क्या कर देता है, डीसी को। क्या बात समझ में आया? अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, कितना, तो अगर आपको इस कैपेसिटर पे चार्ज लिखना है तो कैपेसिटर पे चार्ज का मतलब होता है कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज। तो Q आपसे पूछा जाएगा, Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन, तो आप इस कैपेसिटर पे चार्ज लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू V, और V कौन सा, इसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, VAB, V A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब आप ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, आप A से B तक चलेंगे, तो आप A से B तक ऐसे नहीं चलेंगे, आप इधर से होकर चलेंगे, ठीक है। चलिए इधर चलिए, इसमें कितना ड्रॉप, रेजिस्टर में ड्रॉप होता है -IR अगर करंट के पॉइंट में चले तो, लेकिन I तो 0 है, इसमें कोई ड्रॉप नहीं। यहाँ पहुंच गए, इसमें कितना ड्रॉप, प्लस, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल क्रॉस किए, यहाँ पहुंच गए। ये फॉर्मूला नहीं याद रखना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि हम लोग कैपेसिटेंस लिखेंगे और दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज लिख देंगे, A से B तक चल देंगे। ये तो सिंपल सर्किट है इसलिए इसमें E आ गया, सर्किट में कुछ भी हो सकता है, तो आप A से B तक चलेंगे, प्रोसेस याद रखना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या हुआ, कैपेसिटर पहले क्या था, अनचार्ज था, अब क्या हो गया, फुल्ली, तो चार्ज बढ़ा कि घटा, तो चार्ज इंक्रीजिंग फंक्शन की डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, चार्ज क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम लोग चार्ज का अगर इक्वेशन लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू, तो आप ये टर्म लिख दीजिए C मैक्सिमम चार्ज, और इसके बगल में एक कैसा फंक्शन जोड़ दीजिए, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या जोड़ दीजिए, अब ये दोनों में इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, 1 माइनस e का पावर माइनस t बाय टाउ। ये इस आरसी सर्किट के चार्जिंग केस का चार्ज का फॉर्मूला हो गया। किसी भी टाइम पे, 0 टाइम पे चार्ज पता है, इन्फिनिटी टाइम पे भी पता है, और किसी भी टाइम पे पूछे तो आप वो निकाल दीजिएगा, उस वाले फॉर्मूला में रख दीजिए। चेक करते हैं वो फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। t इज इक्वल्स टू 0 पुट करिए, तो e का पावर -0 मतलब 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, तो
तो 1 माइनस 1 चार्ज क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पुट करिए, e का पावर माइनस इंफिनिटी, एनीथिंग टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है। पावर माइनस इंफिनिटी मतलब वो टर्म नीचे लिखा हुआ इंफिनिटी, और एनीथिंग बाय इंफिनिटी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा इंफिनिटी पे, 1 माइनस 0 1 होता है, तो सी। आगे कि नहीं आगे? करंट बताओ, करंट कैसा फंक्शन है? करंट कैसा फंक्शन है? पहले करंट कितना था, अब करंट कितना हो गया, तो करंट कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो करंट मैक्सिमम वाला लिख दीजिए, कहां था, E बाय R लिख दीजिए, और इसके बगल में एक कैसा फंक्शन जोड़ दीजिए, e का पावर माइनस t बाय tau। अगर कोई आपसे कहे कि ये जो इक्वेशंस लिखे हैं चार्ज और करंट का, इसका ग्राफ भी बना के दिखा दीजिए, कोई बड़ा बात हमारे लिए नहीं होगा इसका ग्राफ बनाना। देखिए बना के दिखा सकते हैं हम लोग ग्राफ इसका इजीली। पहला ग्राफ हम लोग बना रहे हैं चार्ज और टाइम के बीच में, और दूसरा ग्राफ बना रहे हैं करंट और टाइम के बीच में। चार्ज का क्या इक्वेशन था, बोलो, CE, और चार्ज इंक्रीज कर रहा था, और करंट E बाय R। अच्छा, आपको ये याद रखना आसान है, Q इज इक्वल्स टू CV होता है ना, तो वही लिखे है, बाकी ये टर्म, ये तो यूनिटलेस टर्म है, ये क्या है, इस तरह करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, बाकी डिक्रीजिंग है। तो अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो जीरो से बढ़ते हुए एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ ग्राफ ऐसा होता है, और इस तरह से ये इसका टेंडिंग टू ये होगा नंबर C, ठीक। और इसका ग्राफ डिक्रीजिंग, पहले था E बाय R, I नॉट था, इनिशियली था ना E बाय R, और अब डिक्रीज करते हुए फाइनली टेंडिंग टू ये जीरो। क्या बात समझ में आया? ये सबसे लंबा केस था, ये सबसे लंबा केस था और सबसे इंपॉर्टेंट यही था, बाकी सब इसी पे बेस्ड है, आसान सा है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांजिएंट करंट, उसका हम लोग RC सर्किट डिस्कस किए, उसका चार्जिंग का केस डिस्कस किए। उसका क्या डिस्कस किए, जिसमें एक कैपेसिटर था जो इनिशियली अनचार्ज था, जिसको एक बैटरी और रजिस्टर की मदद से हम लोग चार्ज कर रहे थे। तो इनिशियली चार्ज 0 था, फाइनली चार्ज C हो गया। कैपेसिटर t इज 0 पे वायर जैसा बिहेव करता है, और t इज इंफिनिटी पे ओपन सर्किट जैसा, ठीक है। इसका एक केस और पूछा जाता है, B केस, जिसमें आपको लेगा फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर connected across DC, sorry, connected across DC नहीं, connected across resistor, connected across, तो ये भी RC सर्किट हुआ ना, कैपेसिटर है, किसके क्रॉस कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग का केस। इसको किसका केस बोलते हैं, तो क्या आप क्वेश्चन पढ़ के चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझ जाएंगे? चार्जिंग के केस में क्या होगा, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज होगा, उसके साथ रजिस्टर होगा, और क्या कनेक्टेड होगा, और डिस्चार्जिंग में कैपेसिटर को चार्ज करके रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट कर देंगे, बैटरी का खेल। तो एक चार्ज कैपेसिटर है ऐसे, जिस पर चार्ज इनिशियली Q0 और ये माइनस Q0 है, सॉरी ये बैटरी का, यहाँ बैटरी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ये रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट, ठीक। तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा और इससे चार्ज घटने लगेगा, किसी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज Q और यहाँ, ठीक है। अब ये चार्ज का इक्वेशन क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो चार्ज इसमें घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो इस पे चार्ज मतलब एनर्जी है, धीरे धीरे अपना एनर्जी रजिस्टर को देते जाएगा, तो इसका चार्ज क्या हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखे हैं किसका केस है, डिस्चार्जिंग, मतलब चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो चार्ज का इक्वेशन क्या लिखेंगे, इनिशियल चार्ज Q0 जो मैक्सिमम था, और घटता हुआ फंक्शन कौन सा, e का पावर माइनस t बाय, और अगर इस बात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, दशा ग्राफ बना देंगे, यहाँ खाली Q0 हो जाएगा। करंट RC सर्किट में हमेशा घटता है, करंट RC सर्किट में हमेशा घटता है, तो करंट का क्या लिखोगे,
इनिशियल करंट ध्यान सुनना, इनिशियली इसका कैपेसिटेंस C था, तो वोल्टेज कितना लिखोगे? वोल्टेज होता है चार्ज बाय कैपेसिटेंस, तो Q नॉट बाय C हो गया वोल्टेज, और वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस ये ना होता है करंट, तो ये हो गया करंट, और करंट हमेशा घटता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, करंट हमेशा। तो इस केस में डायग्राम बनाएंगे तो दोनों डायग्राम, करंट का भी ऐसा ही दिखेगा और चार्ज का भी, ठीक। बाकी टाइम कांस्टेंट तो RC ही होता है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? ये टाउ क्या है? टाउ क्या है? जो कि कितना होता है RC सर्किट का, इसलिए हम लोग RC सर्किट बोलते हैं, ताकि हमें याद रहे कि R इंटू C क्या कहलाता है। क्या RC सर्किट समझ में आया? और आखिरी पॉइंट है LR सर्किट। तो दूसरा सर्किट हम लोग को पढ़ना है, वो क्या है? LR सर्किट। LR सर्किट में भी दो केस है। एक पहला केस जो है वो है, उसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। जैसे वहां चार्जिंग था ना, यहां क्या बोलते हैं? मतलब करंट का बढ़ना। और दूसरे केस को बोलते हैं डिके ऑफ करंट। डिके ऑफ, तो डिके ऑफ करंट का मतलब करंट का घटना। तो दो केस हो गए। सबसे पहला बात, बिल्कुल इंडक्टर जो है बिल्कुल रेजिस्टर का उल्टा फॉलो करता है। सबसे पहले इसमें टाइम कांस्टेंट, इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा क्या लिखे हैं? LR, मतलब इसका टाइम कांस्टेंट होता है L बाय R। वहां पे मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या है? इसलिए बहुत जरूरी है याद रखना LR सर्किट। RL सर्किट मत याद रख लेना। क्या याद रखना है? क्यों याद रख ले LR सर्किट? क्योंकि L बाय R होता है। RL याद रख लोगे तो गलती से दिमाग में R बाय L आ जाएगा। R बाय L सेकंड नहीं होता है, L बाय R होता है टाइम कांस्टेंट। समझ गए? अच्छा, ग्रोथ ऑफ करंट का क्या मतलब समझ रहे? करंट का बढ़ना की घटना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंडक्टर लेंगे जिसका इंडक्टेंस L होगा, रेजिस्टेंस R होगा, और किसके क्रॉस लगा देंगे? बैटरी के क्रॉस। तभी तो करंट बढ़ेगा इसमें, ठीक। करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब शुरू में जीरो था, इसका मतलब शुरू में करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब शुरू में मतलब एट t इज इक्वल्स टू 0 करंट क्या था? जीरो। तो सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। अगर इस सर्किट में t इज इक्वल्स टू 0 पे करंट नहीं फ्लो कर रहा है, करंट तो जीरो है मतलब नहीं फ्लो कर रहा है, तो ये इंडक्टर वायर के जैसा बिहेव कर रहा है कि ओपन लूप जैसा? ओपन लूप जैसा। अगर वायर होता तो करंट E बाय R हो जाता ना। तो किसके साथ बिहेव कर रहा है? t इज इक्वल्स टू 0 पर इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन लूप, ठीक है। मतलब इस सर्किट को अगर हम लोग बनाएंगे t इज इक्वल्स टू 0 के, कैसा बनाएंगे? ये इंडक्टर की जगह खाली स्थान छोड़ देंगे, ये रेजिस्टर और ये बैटरी, और इस सर्किट में करंट क्या होगा? यहाँ पे इंडक्टर वाले में करंट। ये कैपेसिटर का उल्टा नहीं है क्या? कैपेसिटर ऐसा ही बिहेवियर t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट पे शो कर रहा था। बोलो, ठीक है भैया। आगे चलिए, अब धीरे धीरे इसमें करंट क्या होगा? बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ करेगा तो एट t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेडी स्टेट पे क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट में इसमें करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा, तो I क्या होगा? मैक्सिमम। I क्या होगा? उस समय ये जो इंडक्टर होता है वो एक वायर जैसा बिहेव करता है। किसके जैसा बिहेव करता है? इंडक्टर एज वायर। ऐसा ही कैपेसिटर किस पे बिहेव कर रहा था? t इज इक्वल्स टू 0। अगर इंडक्टर को वायर बना देंगे तो ये सर्किट कैसा दिखेगा? ये रेजिस्टर और ये बैटरी। तो करंट ये जो मैक्सिमम हम बोल रहे हैं इसका वैल्यू कितना? E बाय, ये मैक्सिमम करंट कितना? E बाय। क्या बात समझ में आया? करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? करंट, तो हम लोग करंट मैक्सिमम वैल्यू लिख देते हैं और एक क्या लगा दे, कैसा फंक्शन? इक्वेशन
और अगर इसका मैं कहूं कि ग्राफ बनाइए तो ग्राफ कैसा बनाओगे? ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अगर हम ग्राफ पूछे किसके किसके बीच, टाइम और करंट के बीच, टाइम और, तो करंट पहले 0 था, फिर ग्रोथ करके ऐसा हो गया, ये कितना होगा? E बाय, वो क्या है? डिके ऑफ करंट का मतलब, कुछ डिके करने का मतलब घटना। तो इसमें क्या लेंगे हम लोग? एक इंडक्टर लेंगे जिसमें करंट इनिशियली कुछ था, आई नॉट क्या था? इनिशियल करंट, इनिशियल, और इस इंडक्टर को किससे लगा देंगे? तो करंट डिके होने लगेगा। क्यों डिके होने लगेगा? क्योंकि इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इंडक्टर एक एनर्जी, इसमें एनर्जी स्टोर्ड था, और जैसे ही आपने इसको रजिस्टर के कनेक्ट किया तो रजिस्टर तो एनर्जी यूज करता है ना, हीट के फॉर्म में एनर्जी खत्म करते जाता है, तो एनर्जी खत्म होते जाएगा सिस्टम का, तो इसका करंट क्या होने लगेगा? किसी भी इंस्टेंट पे आपसे करंट पूछा जाए कि कितना होगा, तो करंट घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो आई नॉट इनटू एक डिक्रीजिंग फंक्शन, कितना? e का पावर माइनस टी बाय। और अगर इसका ग्राफिकली पूछे कि ग्राफ बनाइए i और t के बीच, तो ये ग्राफ हो गया। इजी पीजी ज़ेपन इजी। तो क्या अब एलआर सर्किट में दिक्कत होगा? कोई भी सर्किट दे इक्वेशन लिख लोगे, पॉइंट्स याद रहेंगे। हम सब पॉइंट्स का रीजन बता दिए क्यों ऐसा बिहेवियर होता है, पक्का। अगर पॉइंट वाइज याद रखोगे, जैसे हम लॉजिकल रीजनिंग बताए हैं, तो आप फॉर्मूला भी याद मतलब लिख पाओगे खुद से। हम कोई फॉर्मूला ऐसा लगा कि हम रट्टा हुआ बोले कि इसको याद रख लेना, आपको लगा हो कि हाँ इसका एक लॉजिक सब दिए जिससे हमको याद रखने में आसानी होगा, ठीक। अब इन बातों को अप्लाई करते हैं जो हमारा पहला सवाल है आज का इसमें। तो देखिए ये एक एलआर सर्किट है, और इस सर्किट में क्या दिख रहा है? एक रेजिस्टर दिख रहा है, एक इंडक्टर दिख रहा है, एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर, वो पॉइंट Q, करंट 5 एम्पीयर का है, और हमें वोल्टेज लिखना है P और Q के बीच। मतलब P और Q से हम P से Q तक चलेंगे, वोल्टेज लिखेंगे कब? जैसे ही आपको स्टेडी स्टेट दिखे तो आपको तुरंत क्या रखना चाहिए? कैपेसिटर बिहेव्स एज, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन वायर, और इंडक्टर बिहेव्स एज, इंडक्टर बिहेव्स एज वायर, या कभी कोई क्लोज्ड वायर भी बोल देंगे। वायर का मतलब ही हो गया क्लोज्ड वायर, ओपन क्लोज उल्टा याद रखने में आसानी होगा। तो इंडक्टर की जगह वायर बना देंगे और कैपेसिटर की जगह ओपन। तो इस सर्किट को हम फिर से बनाएं क्या? ये सर्किट ऐसा दिखेगा क्या? ये पॉइंट P, ये रजिस्टर 5 ओम का, ऊपर वाला इंडक्टर के बदले एक क्या बन गया? वायर, ये रजिस्टर 3 ओम का, और ये पॉइंट Q यहाँ, ठीक है। इधर ये क्या बना? रजिस्टर 2 ओम का, और ये ओपन। तो सर्किट में कोई करंट जाएगा नहीं, इसको मैं नहीं बना रहा हूं, ऐसा सर्किट दिखेगा ना। ये 5 एम्पीयर, बोलो क्या सर्किट समझ में आया कैसे बनाए? और इस सर्किट में आपसे वोल्टेज पूछा जा रहा है V, P, Q। ये तो आप कहेंगे हे भगवान, ये तो इतना बहुत आसान क्वेश्चन। V, P, Q मतलब P से Q तक वोल्टेज लिखना है, और वोल्टेज रजिस्टर में लिखना बहुत आसान, I इंटू R। चलिए भाई इसमें लिखिए I इंटू R, कितना हो गया? 25, और इधर 5 दिया, हो गया ना? कितना हो गया आंसर? ट्रांजिएंट सर्किट देख के डरोगे तो नहीं? पक्का? पॉइंट्स याद रखेंगे। ये पहला सवाल था, इस पहले सवाल को लिखिए। तो ये सवाल हो गया। ये आप लोग अलग से ट्रांजिएंट सर्किट एंड करंट बना करके पूरा ये स्लाइड पूरा, इसमें आरसी सर्किट का डिस्कशन है, ये पूरा, और फिर ये पूरा एलआर सर्किट वाला लिखिए। और अगर आप में से किसी को इसका डेरिवेशन जानने का मन करे तो इसका पूरा डेरिवेशन किया हुआ है इक्वेशंस ड्राइव करके। ये तो मैंने ट्रिक्स बताई कैसे कैसे इक्वेशंस लिखना है, लेकिन पूरा डिराइव करके एक वीडियो बना हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं प्रैक्टिस में। दूसरा सवाल ये हमारा दूसरा सवाल है कि देखिए एक कंडक्टर है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड किसमें है? इस रीजन में क्रॉस के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है।
और ये कंडक्टर घूम रहा है, इस तरह से कंडक्टर क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, ये चार ऑप्शंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कंडक्टर एट द इंस्टेंट सोन। इस इंस्टेंट पर इसमें चार्जेस कैसे कैसे होंगे ये बताना। इस इंस्टेंट पर कंडक्टर का ये एंड किधर जाना चाह रहा होगा, राइट साइड v वेलोसिटी से, और ये नीचे वाला एंड किधर जाना चाह रहा होगा। ये बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर ये कंडक्टर है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है, ये इस पॉइंट के अबाउट, ये सेंटर है, इसके अबाउट रोटेट करना चाह रहा है, तो अगर ये ऐसे रोटेट करना चाहे तो इस एंड का वेलोसिटी इधर हुआ और इस एंड का वेलोसिटी। अब यहाँ पे परे हुए, मतलब इसके ऊपर जितना भी प्रोटॉन्स होगा उसकी हालत देखिए, मिडिल से ऊपर जितने प्रोटॉन्स होंगे उसके पास वेलोसिटी इधर है। हमने मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला पढ़ा है, कब लगता है मैग्नेटिक फोर्स, जब कोई चार्ज चले, बोलो। कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स तो सबके पास होते हैं। इनके पास जो प्रोटॉन्स होंगे वो इधर वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो राइट हैंड के चारों फिंगर को v के तरफ ले जाते हैं हम लोग, सच दैट पाम p को, पाम किसको देखे, b को, तो b तो अंदर में होना चाहिए, तो थंब किधर आया, ऊपर। थंब किधर आया, मतलब यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उस पर फोर्स और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर फोर्स। तो अपर हाफ के लिए हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ प्लस प्लस और यहाँ, क्या कोई दिक्कत? अब नीचे पार्ट में चलिए, यहाँ का वेलोसिटी किधर है, इधर। यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होंगे उन पर फोर्स लिखिए, तो राइट हैंड के चारों फिंगर को v के तरफ ले गए, पाम अंदर देख रहा है, थंब, मतलब यहाँ जो प्रोटॉन्स होंगे उस पर फोर्स और इलेक्ट्रॉन्स पर, तो इस वाले हाफ के प्रोटॉन्स नीचे और इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नीचे और नेगेटिव, तो क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं? ऐसा कौन से ऑप्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें तो ऊपर में नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव लिखूंगा, सब गलत है, बाकी दिख रहा है, इजी पीजी। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। अगला सवाल है कि फॉर आईटी ग्राफ शोन, आपको एक आईटी ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को रीड करते हैं जरा। हम अभी सवाल नहीं सॉल्व करें, पहले इस ग्राफ को रीड करना सीख रहे हैं। आप लोग ग्राफ रीड करना आता है? जैसे जैसे हम देख के ग्राफ, मेरा बाछी खिल जाती है और क्या क्या मेरे दिमाग में चलता है वो आप लोग के दिमाग में चलना चाहिए। ये आईटी ग्राफ देख के मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि अच्छा, पहले हिस्से में यहां से यहां तक, इसको अगर मैं कहूं तो t1, ये टाइम कांस्टेंट है और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 0 होगा। मेरे दिमाग में ये चलता है, क्या आपके दिमाग में चलता है? और स्लोप का मतलब हम कहते हैं dy/dx, मतलब di/dt, बोलो। फिर मेरे दिमाग में चलेगा, अच्छा ये करंट घट रहा है टाइम के साथ, और इसका अगर स्लोप की बात करें, इस हिस्से का स्लोप तो निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव स्लोप होगा, ये टाइम अगर t2 कहें। और फिर इस हिस्से के लिए फिर से हम लोग बात करेंगे, करंट बढ़ रहा है और इसका स्लोप अगर बात करें तो पॉजिटिव होगा, मतलब di/dt का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। अब से कह रहा है कि फॉर आईटी ग्राफ शोन अक्रॉस इंडक्टर, ये करंट किसके क्रॉस फ्लो कर रहा है? तो हम लोग अपना इंडक्टर याद करेंगे, भाई इंडक्टर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस होता है L, और इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, ये भी याद कर लेंगे अपना। ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना है कौन सा? ईटी ग्राफ, ई मतलब वोल्टेज, ईएमएफ। तो इंडक्टर में ईएमएफ का क्या फार्मूला होता है? ईएमएफ का फार्मूला -L di/dt। अगर सिर्फ ईएमएफ का फार्मूला कुछ इंडक्टर में तो -L di/dt होता है ना, बोलो। और हम लिखने ऐसे सिखाए थे इसको कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं A से B तक तो लिखिए VAB, क्या लिखिए? और A से B तक चल रहा है तो लिखेंगे +L di/dt, क्या लिखेंगे? ये करंट के डायरेक्शन में चले। और अगर आप B से A चल रहे हैं, VBA, तो क्या लिखेंगे? ठीक है ना? इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसको ईएमएफ बोलते हैं, यही फर्क होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में पॉइंट्स फिक्स होते हैं, किसके किसके बीच लिख रहे हैं, और ईएमएफ में पॉइंट फिक्स। हम लोग को किसका ग्राफ बनाना है? ईएमएफ का ही। चलिए बनाते हैं ईएमएफ का ग्राफ। ई और टी के बीच ग्राफ बनाते हैं।
पहले t1 समय तक के लिए बनाएंगे, फिर t2, फिर उसके आगे ईएमएफ। पहले यहां से यहां तक क्या है, स्लोप क्या है, 0, मतलब di/dt 0 है। अगर di/dt 0 लेंगे तो ईएमएफ भी क्या होगा, 0, मतलब यहां से t1 तक ईएमएफ 0 होगा। बोलो t1 से t2 तक, t1 से t2 स्लोप क्या है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो एक वैल्यू होता है, एक ही वैल्यू होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक ही वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल स्लोप नहीं होता। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या लिखेंगे, यहां से एंगल लिखेंगे tan थीटा, और उसका निगेटिव वही ना। तो ये मान लो 30 डिग्री है, 60 डिग्री या 45 डिग्री कुछ भी है, तो एक फिक्स वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये स्लोप निगेटिव तो होता ही है, साथ ही साथ निगेटिव कांस्टेंट भी होता है, और ये पॉजिटिव तो है ही लेकिन साथ ही साथ मतलब ये स्लोप अपने आप में टाइम के साथ वेरी नहीं करता, जबकि पैराबोलिक ग्राफ का स्लोप भी टाइम के साथ। तो t1 से t2 चलिए, t1 से t2 में स्लोप करंट घट रहा है, स्लोप क्या है, di/dt एक निगेटिव, और di/dt अगर निगेटिव लिखेंगे तो ये पहले तो पॉजिटिव हो जाएगा, और L तो खुद में कांस्टेंट, और di/dt भी क्या, तो ईएमएफ भी, और कैसा कांस्टेंट, क्या बात समझ में आई, तो ईएमएफ एक पॉजिटिव कांस्टेंट, ऐसा काम, ठीक है। आगे चलिए, इस वाले केस में चलिए, बढ़ रहा है तो क्या लिखोगे, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, या अगर पॉजिटिव कांस्टेंट देंगे तो पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा, ईएमएफ निगेटिव। क्या बात समझ में आ गई, पक्का, इसको लिखिए। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में देखिए है कि ये दो पोल्स है परमानेंट मैग्नेट के, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इधर नॉर्थ पोल है जहां मैं खड़ा हूं, इधर क्या है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इधर की तरफ है, और एक कंडक्टर ऐसे, मतलब अगर यहां समझें तो कंडक्टर ऐसे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं नॉर्थ पोल हूं, इधर साउथ पोल है, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, और ये कंडक्टर ऐसे, ठीक। और यहाँ पे 4 डायरेक्शन दिखाए गए, L डायरेक्शन का मतलब इधर की तरफ, 3D है ना, L का मतलब क्या हो गया इधर, M का मतलब, P का मतलब मेरे तरफ, और Q का मतलब इधर, ये 4 डायरेक्शन इस यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, पक्का। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंड्यूस्ड इन द रॉड इफ इट इज मूव्ड अलोंग। इसमें ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब इसको किधर मूव करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आप जानते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या कहता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ इधर है, कोई कंडक्टर मूव करे सच दैट कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के, तभी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर में है, लेंथ ऐसे है, अगर आप इधर मूव किए तो लेंथ के परपेंडिकुलर तो रहे नहीं, बोलो, अगर इधर मूव किए तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं रहे, इधर भी मूव किए तो या तो ऊपर मूव करिए तब लेंथ के भी परपेंडिकुलर है आप, और मैग्नेटिक फील्ड के भी, या तो इस दोनों केस में मोशनल ईएमएफ इस रॉड में इंड्यूस, वो केस कौन सा है, M। और तो कोई डायग्राम है नहीं, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो गया, आसान सा सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि देखिए एक बार मैग्नेट है, ये क्या है, जिसका नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल ऊपर है, उल्टा भी हो सकता है, और इसको हमने ड्रॉप कर दिया किसके ऊपर, तो एक कॉपर रिंग के ऊपर जो कि केप्ट हॉरिजॉन्टली है। केप्ट हॉरिजॉन्टली मतलब इसको फिक्स करके रखा गया, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया जा रहा है, ये नहीं मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे ये बार मैग्नेट नीचे आएगा, अब देखिए हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे लेकिन हम अपने में एनालाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है हमसे, हम एनालाइज करते हैं ईएमआई पढ़ते हुए इस बात से कि इससे क्या होगा। जब बार मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पास कर रहा होगा, बोलो, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे नीचे आएगा इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होगा कि वो इसको अपोज करे। और अपोज करने का नियम क्या सिखाया गया था कि भाई मैग्नेट का नजदीक आना इसमें ईएमएफ इंड्यूस करा रहा है, तो ये क्या कहेगा कि मैग्नेट भाई साहब तुम ऊपर जाओ, फोर्स ऊपर लाएगा। बोलो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो अभी तो एक ही लग रहा था mg, बोलो। लेकिन जैसे इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस पर मैग्नेटिक फोर्स, जब इस पर सिर्फ mg लग रहा था तो इसका एक्सेलरेशन कितना था? g, mg by m, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास। लेकिन अगर इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगने लगे तो एक्सेलरेशन g से ज्यादा कि g से कम? ऊपर फोर्स लगने लगा ना, तो mg माइनस f हो गया फोर्स, बाय डिवाइडेड बाय m करेंगे तो एक्सेलरेशन g से, तो जैसे जैसे नीचे आएगा एक्सेलरेशन g से कम होगा, यहां पहुंच गया। जब इसको क्रॉस करने लगेगा, क्रॉस करेगा तो भी इससे फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जब ये नीचे जाने लगेगा तो ये मैग्नेट कहेगा ओ भैया, ये कॉइल कहेगा ओ भैया मैग्नेट दूर जा रहे हो तुम, और तुम्हारे दूर जाने से मुझे कष्ट हो रहा है, मेरे में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, तो अभी ना जाओ, छोड़ के पास बुलाएगा फिर से। दूर जा रहा है तो क्या बोल रहेगा? ऊपर फोर्स रहेगा, mg नीचे, अभी भी फोर्स क्या लग रहा है? हर किस टाइप समय इस पर फोर्स mg नीचे और मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है? तो थ्रू आउट इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? g से। ऑप्शन से द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेट इज g लेस देन g ग्रेटर देन g डिपेंड्स ऑन डायमीटर रिंग, सबसे मतलब नहीं है, लेस देन g। क्या बात समझ में आई? यस सर। अगला सवाल चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल ऑफ n टर्न्स, एक कॉइल है n टर्न्स का, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस m है। इफ करंट इन वन ऑफ द कॉइल इज ब्रॉट टू 0, पहले करंट I था और अब उसको क्या कर दिए? इन t सेकेंड्स, देन फाइंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द अदर। हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला जानते हैं मैग्नीट्यूड वाइज m l di by dt, अगर सेल्फ इंडक्टेंस है तो, और म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो m di by dt। ये तो डेरिवेटिव फॉर्म में हुआ, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हो, ठीक है। एवरेज फॉर्म में कितना होगा? m डेल्टा i बाय डेल्टा t। डेल्टा i करंट कितना चेंज हुआ है? तो पहले कैपिटल I था, अब कितना हो गया? 0। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं इसलिए डिफरेंस खाली लिख रहा है, फाइनल में ऐसे वो सब नहीं सोच रहे। I बाय टाइम कितना हुआ? t, ये आंसर। नंबर ऑफ टर्न्स का इफेक्ट, लोग सोचने लगते हैं सर नंबर ऑफ टर्न्स का क्या इफेक्ट, यहाँ n मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस जब निकाले थे उस समय उस नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग अकाउंट में ले चुके थे, नहीं लिए थे, नहीं ले चुके थे। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते वक्त क्या किए थे? फ्लक्स लिखे थे BA cos थीटा, उसमें n मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे? करके निकाले थे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो वो नंबर ऑफ टर्न्स का यूज पहले हो चुका है, तो इसलिए यहां नहीं होता है। ईएमएफ होता है सीधा सीधा m di by dt या l di by dt, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई। वही ना कंफ्यूज हो रहा होगा आप लोग को कि नंबर ऑफ टर्न्स n होने से क्या कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? ये आंसर हो गया m i by t। अगले सवाल पे चलते, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो आज हम लोग जितने भी सवाल कर रहे हैं उनमें से पहला सवाल अच्छा था और ये वाला सवाल भी अच्छा। सवाल है कि ये एक रीजन है और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और ये एक रजिस्टर से कनेक्टेड है और एक स्विच से कनेक्टेड है। आपसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक पावर। क्या पूछा गया है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर डीसी करंट हुआ तो I स्क्वायर R या VI, ये किसके लिए होता है? फॉर डीसी। और अगर एसी हुआ तो वहां एवरेज पावर की बात करते हैं और वो होता है ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi। ये किसके लिए होता है? फॉर एसी। इस फाई को बोलते हैं फेज एंगल, cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर। फाई को बोलते हैं फेज एंगल, cos phi को बोलते हैं। सबसे इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन रजिस्टर पूछ रहा है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच का मतलब T इज इक्वल्स टू क्या लेना है आपको? ये कंडीशन जब भी यूज करना पड़े तो आप ले सकते हैं। जैसे समझिए ये एक कॉइल है ना, ये क्या है? एक जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो इससे फ्लक्स भी होगा। कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है?
मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा। तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर या तो बाहर लेंगे या तो हम लोग वह लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कम एंगल बनाए। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए एरिया वेक्टर भी तो cos 0 1 हो गया, तो वो नहीं लिख रहा है। तो फ्लक्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है b नॉट e का पावर -t इनटू इस लूप का एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर, इसका रेडियस स्मॉल r दिया हुआ है। ठीक है, ये फ्लक्स का इक्वेशन हो गया। अब ये फ्लक्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? देखो इस फ्लक्स को देखो, ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना। और फैराडेज लॉ क्या कहता है, जब भी फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो, बदले, तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस d बाय मतलब माइनस d बाई dt ऑफ फ्लक्स। और कितना फ्लक्स है? b नॉट पाई r स्क्वायर इनटू e का पावर, b नॉट तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r रेडियस भी, ये सब बाहर आ गया, b नॉट पाई r स्क्वायर e। अब क्या बचा? d बाई dt ऑफ e का पावर माइनस टी। e का पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन वही रह जाता है, और जो t के साथ मल्टीप्लाई में है ना उसको लिखना होता है, तो माइनस हमें लिखना पड़ेगा। और यहाँ पहले से माइनस था, दोनों माइनस मिलके क्या हो गया, और t का वैल्यू क्या पुट कर देंगे इसमें? t का वैल्यू शुरू में 0 पुट मत कर देना, तभी भी ये सब वैल्यूज पुट करते हैं, कहाँ पुट करते हैं? अंत में। तो ईएमएफ कितना होगा? t का वैल्यू 0 पुट करोगे तो e का पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0, तो ईएमएफ हो गया b नॉट पाई r स्क्वायर। ये ईएमएफ डीसी है कि एसी है? ईएमएफ देख के बता सकते हो कि एसी है कि डीसी है, और इसमें सब कांस्टेंट है ना, तो ये क्या है? डीसी। और एसी में क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में आता है, या कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में। तो ये डीसी है, मतलब पावर का ही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर भी आर लिख सकते हो, वी स्क्वायर बाय आर। तो देयरफॉर पावर कितना हो जाएगा? ईएमएफ का स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो तो कितना होगा? बी नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर आर का पावर डिवाइडेड बाय, नीचे वाला आर रेजिस्टेंस है और ऊपर वाला स्मॉल आर। क्या बात समझ में आई? एक दो सवाल और करते हैं फिर आज का डाउट डिस्कशन समाप्त करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं ईएमआई के छोटे से कॉन्सेप्ट पे, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या सवाल दिया हुआ है? देखिए एक रजिस्टर है R1 2 ओम का, यहां एक रजिस्टर है R2 3 ओम का, और बीच में एक कंडक्टर रख दिए। देखिए ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर कुछ लेंथ भी दिया हुआ है, मैंने नहीं लिखा है शायद, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। इसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कंडक्टर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कितना है? 0.1 टेस्ला। ये कंडक्टर इस पर चल रहा है वेलोसिटी 1 मीटर पर, और इस कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस है 1। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कोई कंडक्टर चल रहा है v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये कंडक्टर किसके जैसा बिहेव करने लगेगा? मैग्नेट के जैसा। मोशनल ईएमएफ तो यही कहता है कि जब कोई कंडक्टर, सॉरी मैग्नेट हम बोलते क्या, बैटरी के जैसा, जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चले सच दैट कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर में है, लेंथ जो कि ऐसे है लेंथ, और वेलोसिटी जो कि इधर है, तीनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वो एक बैटरी जैसा बिहेव करता है, जिसका ईएमएफ कितना होता है? बोलो, मोशनल ईएमएफ कितना होता है? BL। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0.1, लेंथ भी हो गया 0.1, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, और V कितना हो गया? 1। ये हो गया 0.01 वोल्ट। इतना वोल्ट का ये बैटरी होगा। और उसका पोलैरिटी कैसा होगा? तो पोलैरिटी कैसे निकालते हैं? राइट हैंड के चारों फिंगर को V के तरफ ले जाइए, पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखें, हमेशा याद रखना पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखता है हर केस में। तो वेलोसिटी की तरफ ले गए, पाम मैग्नेटिक फील्ड को देख रहा है, थंब मतलब इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो सिस्टम ऐसा दिख रहा है, इसको हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं। ये एक रजिस्टर कितने का? 2 ओम का, ये एक बैटरी
जिसका खुद का भी रेजिस्टेंस होगा, और ये बैटरी कितने वोल्ट का? 0.01 वोल्ट का। जिसका खुद का रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे? दिया हुआ, इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, और इधर एक रेजिस्टेंस 3। अब बताओ, जो आपको ईएमआई का सवाल था वो किसका सवाल बन गया? डीसी का, इलेक्ट्रिक करंट का। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलते हैं क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले बुक के लिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल आपको सब जगह पड़ता है। ईएमआई में भी, ट्रांजिएंट करंट में भी डिस्कस किया तो वही बन रहा था सब जगह, एसी में भी यूज करता है। अब ये क्या पूछा है? फाइंड करंट इन द कंडक्टर। इस कंडक्टर में करंट मतलब इस बैटरी से करंट बताइए कितना है, ये बताना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। ये 2 ओम और ये 3 ओम भले इधर उधर दिख रहा है, लेकिन दोनों पैरेलल में है कि नहीं है? अगर इस पॉइंट का नाम हम A दे दें और इस पॉइंट का नाम B दे दें, और इस 2m से पूछें तो भैया तुम किस दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड हो, बोलेगा A और B के बीच। वो 3 ओम वाला भी क्या बोलेगा? तो 2 और 3 किस में? तो पैरेलल में निकाल सकते हैं इसका R इक्विवेलेंट 2 × 3/5, R1 × R2 R1 + R2 तो कितना हो गया? 6/5, 1.2। अब ये सर्किट फिर से कैसा दिखेगा? ये 0.01 वोल्ट का बैटरी, और ये एक रेजिस्टर 1 ओम का, और इन दोनों के बदले सिर्फ एक रेजिस्टर लगा दो, कितने का? और अब ये यहां से करंट निकलेगा, यही करंट इसमें भी जाएगा, यही करंट इसमें भी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इतना सीरीज में हो गया। तो R इक्विवेलेंट नेट अब कितना हो गया? 2.2 ओम। तो करंट कितना हो गया? V/R 0.01 by 1/220 1/220। एक सवाल और करते हैं। ये सवाल एकदम हूबहू ऐसा ही नीट में आया हुआ है। ये सवाल नीट में हूबहू आया हुआ है। The wings of an aeroplane are 10 मीटर अपार्ट। अब इमेजिन करिए एक एरोप्लेन है, ऐसे करके ये एरोप्लेन इधर जा रहा है, तो इसकी जो दो विंग्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, मतलब लेंथ दिया हुआ है। द प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहां मान लीजिए ये नॉर्थ है इधर की तरफ, तो प्लेन किधर जा रहा है? नॉर्थ में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही नॉर्थ होता है। इधर अगर नॉर्थ माने मेरे सामने फेस के सामने नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? ईस्ट। इधर क्या होगा? तो ये नॉर्थ की तरफ प्लेन जा रहा है, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर। तो नॉर्थ की तरफ प्लेन जा रहा है, मतलब प्लेन की वेलोसिटी इधर है और प्लेन के विंग्स ऐसे हैं, मतलब लेंथ और वेलोसिटी एक दूसरे के कितने वेलोसिटी चल रहा है? तो ये v दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? l। एट अ प्लेस, किस प्लेस पर? वेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। सोच लीजिए क्या होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, लेंथ इधर और वेलोसिटी इधर, तीनों एक दूसरे के, तो क्या होने वाला है? ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। कौन सा ईएमएफ? क्या फार्मूला? सवाल नहीं पढ़ा हमने, मन में सोचा। आगे पढ़िए, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, क्या बोला? फाइंड, क्या फार्मूला? पुटिंग द फार्मूला, गेटिंग द b का वैल्यू 0.5 × 10 का पावर -4, l का वैल्यू 10, v का वैल्यू कितना वोल्ट? लिखिए 0.5 × 10, ये हो गया 5 × 2000, सॉरी 200, 1000, तो 1000 मतलब 10 का पावर 3 0, 0.1 वोल्ट आंसर। बोलो ठीक है। एक आखिरी सवाल जो आया हुआ है जेईई मेंस और नीट के लेवल का। ये सवाल है कि एक लूप है जिसका एरिया दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर, इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और हम शायद गलत लिख दिए डायग्राम में, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है जिसका वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इसका वैल्यू कितना लिखे थे? 4 वेबर पर
और एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा। ये लूप है ना, तो उसका एरिया वेक्टर ये है, ठीक है। इसका एरिया कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर। और अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो आपसे पूछा है फाइंड फ्लक्स। ये तो बहुत आसान सवाल। फ्लक्स क्या होता है BA cos थीटा, इसी को फ्लक्स बोलते हैं। आप लोग इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि सर फ्लक्स का यूनिट तो आपने वेबर बताया था और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का लिखा हुआ है वेबर। ये वेबर नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग जब 12th में थे तो मेरे एक बार स्कूल के टेस्ट में आया था कि वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो आप जानते हैं कि फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है cos थीटा का कोई यूनिट नहीं, एरिया का हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर को वेबर कहते हैं। तो टेस्ला को हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर ही टेस्ला कहलाता है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हुआ? टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, हो सकता है ये सवाल आप लोग कोई पूछ दे। वेबर पर मीटर स्क्वायर is Tesla, hence it is SI unit of magnetic field। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के SI यूनिट को टेस्ला से भी लिखते हैं और वेबर पर मीटर स्क्वायर से भी लिखते हैं। तो अब तो इस रेफरेंस फॉर्मूले में रखना था हम लोग को, रख दीजिए। मैग्नेट तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B कितना है 4 इंटू एरिया हो गया 0.5 और थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ थीटा। एरिया वेक्टर तो ऐसे ही होगा ना, एरिया वेक्टर एरिया का ये प्लेन हो गया और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 60। तो cos 60 कितना 1/2। तो वो 2 4 से दो बार में जाता, 2 into 0.1 1 वेबर। वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स किस में होता है? बस आज के लिए यहीं तक। हमने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए ईएमआई के और ट्रांजिएंट करंट के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जिन पे सवाल आपसे बनेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।